बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम, इस आयोजन के मुंतज़मीन स्वतंत्र वीर सावरकर स्मारक, रणजीत सावरकर जी, उनका पूरा परिवार और मुंबई के तमाम मेरे बुज़ुर्ग, मेरे हम उम्र और मेरे नौजवान साथियों, आपने मुझे सावरकर स्मारक में कुछ जानने, कुछ सुनने के लिए बुलाया है। इसका तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात अलग है कि पुलवामा में अटैक हुआ तो रंजीत भाई ने के मन में ये विचार आया कि पुष्पेंद्र को बुलाया जाए। मैं कल सूरत में था, 1 बजे यहाँ पहुँचा और 4 बजे मुझे ये खबर मिली कि भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के बॉर्डर में जाकर के कुछ थोड़ा गड़बड़ की है। अब ये महज इत्तफाक है कि पुलवामा की सोच जो है मेरे यहाँ ते आते आते जो है वो पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले अंदाज में बदल गई। मैं कुछ बातें आपके लिए छोड़ूंगा, फिर उसके बाद में जो मुख्य बात है जो मुझे कहनी है आपसे, उस पे आऊँगा। दो तीन चीज़ें हैं। हमको लगता है कि आतंकवाद को लेकर के भारत में बहुत बातचीत होती है। आतंकवाद की अलग अलग परिभाषाएं गढ़ी गई हैं। जो मूल समस्या है, जो मूल कारण है, जो मूल जड़ में है, उसके बारे में कैसे उससे बचा जाए, कैसे उसको ढका जाए, कैसे उससे किनारा किया जाए, तो नए नए नैरेटिव हमारे देश में चल रहे हैं। और उसकी वजह से हम कैंसर का इलाज सर का दर्द समझ के कर रहे हैं। लिहाजा न कैंसर ठीक हो रहा और न सर का दर्द ठीक हो रहा। ये बात ज़रूर है कि भारत के 125 करोड़ लोगों के लिए वो कैंसर सर का दर्द बनता चला जा रहा है। मैं कुछ थोड़ा सा रेफरेंस पीछे आज़ादी के बाद का 2-3 दूंगा। मेरा अपना ज़ाती तौर पे मानना यह है कि मेरी तालीम और तरबियत जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुई। उस विश्वविद्यालय के बारे में बहुत सारे लोग वही सब जानते हैं जो कुछ बताया जाता है। उसके संस्थापक से लेकर के तमाम और दूसरे लोगों के बारे में बहुत कुछ गलत सलत समझाया जाता है। लोग समझते हैं कि शायद वही सच है। आप सब जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ और खलीकुज़्ज़मा साहब कौन थे, लियाकत अली कौन थे, बहुत महान प्रोफेसर इरफान हबीब के भाई कौन थे। अब जब आज़ाद हम हो गए तो सरकारों को, सत्ताओं को लगा कि वो सच बात न पता चले, क्योंकि जिनको गद्दी पे काबिज़ होना था वो हो गए थे, जिन बौने लोगों को सत्ता में आना था वो आ गए थे, जिन महान लोगों को इतिहास में दबाना था वो दब चुके थे, जो हमारे हीरो होने चाहिए थे वो विलियन बनाए गए, जो विलियन होने थे वो हमारे हीरो बनाए गए। जिसका नतीजा है कि आज हम 70 साल में भारत में वही समस्या देख रहे हैं जहां से सन 1947 से भारत चला था। आपने भारत का तराना पढ़ा होगा। भारत के तराने के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। उसके लिखने वाले कौन थे आप सबको नाम पता होगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन उन्हीं साहब ने एक तराना और लिखा था। ये देश को नहीं बताया गया, इतिहासकारों ने भी नहीं बताया, लेफ्टिस्टों में नहीं बताया, मॉडर्न ने बनाया, राष्ट्रवादियों ने भी नहीं बताया उसके बारे में, कि जिन साहब ने भारत का तराना लिखा था, उन्हीं साहब ने लंदन से लौटने के बाद जब 1930 में इलाहाबाद के 25वें अधिवेशन में 29 दिसंबर को मुस्लिम लीग के सदारती खिताब किया, अध्यक्षीय भाषण दिया, उन साहब ने एक तराना लिखा। उस तराने का नाम है मिल्ली तराना। उसकी सिर्फ 2 लाइन मैं आपको बता देता हूँ, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी
समस्या की जड़ में कहाँ से शुरू होती है। उनका मिल्ली तराना था, उस मिल्ली तराने की एक लाइन है, चीनो अरब हमारा, रंजीत भाई, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। अब हम इस महान आदमी को सर अल्लामा इकबाल कहते हैं। ये एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से थे जो कन्वर्ट हुए, लेकिन हमें तराना देख के गए कि सारे जहां से अच्छा, और मिल्ली तराना लिखा। आज पाकिस्तान के सबसे बड़े शायरों में उनका नाम होता है, उनका जन्मदिन पे छुट्टी होती है, उनकी सोच के बारे में बहुत सारी बातें और कही जा सकती हैं, लेकिन ये मेरा रेफरेंस है। ऐसे ही 1857 का गदर आप सबको पता है, भारत की पहली म्यूटनी की बात कहते हैं। उस ज़माने मेरठ में एक साहब थे जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की नींव रखी। पहले वो एक मदरसा था, फिर कॉलेज बना, फिर 1920 में वो विश्वविद्यालय बन गया। उसके संस्थापक ने अपनी मेरठ की स्पीच में, जो 1957 का गदर था जिसे पांडे जी ने शुरू किया था, उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि मुसलमानों को इस गदर में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, ये जाहिल लोग हैं जो इस गदर में हिस्सा ले रहे हैं। वो भी इस देश में हिंदू मुस्लिम यूनिटी का आइकॉन बना दिया गया, मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक था। उनको भी इत्तफाक से अंग्रेज़ों ने सर का खिताब दिया, अल्लामा इकबाल को भी सर का खिताब दिया। तो हमने शायद कभी समझा नहीं, सोचा नहीं कि आखिर ये कौन लोग थे जिनको सर के खिताब मिल रहे थे, कौन लोग हैं ये जो बड़े आइकॉन बने घूम रहे थे, और उनके बारे में कई सारी बातें कही गई। तो मैं उस जगह पैदा हुआ, वहाँ मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ हुई, कुरान मजीद भी वहीं पढ़ा, और मुझे नहीं पता था कि मैं सहाफ़त यानी पत्रकारिता में आ जाऊँगा कभी। 89 में मैंने पत्रकारिता शुरू की, और फिर एक लंबा सफ़र करके 2 दिसंबर 1917 को इस देश के चंद बड़े लोगों ने, जिनको मैं मानता हूं कि वो अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के राष्ट्र के बारे में बात करते हैं, उनके कहने पर मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दिया। और मुझसे कहा गया कि आप देश भर में ये इस्लाम, कुरान, शरिया, हदीस, टेररिज्म, कश्मीर, इन विषयों पे आप बोलें। और उसी सीरीज़ के सिलसिले में मैं पिछले 1-1.5 साल से पूरे देश में घूम रहा हूँ। महाराष्ट्र की धरती पे बॉम्बे में ये मेरा पहला भाषण है। देखिए, आतंकवाद पे मैं फोकस इसलिए करता हूं कि हम आतंकवाद को समझना नहीं चाहते, और हम पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए आतंकवाद की अलग अलग जो है उसकी परिभाषा गढ़ते हैं। ये सत्ता पक्ष भी करता है, विपक्ष भी करता है, और लगातार होता चला आ रहा है। तो मैं सत्ता पक्ष को, इसके और इससे पहले वालों को, तो कुछ हद तक मैं लीवरेज इस बात का देता हूं कि वो संविधान के शपथ लेकर वहां बैठे हैं, शायद बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत सारी बातें नहीं कह सकते, सच्चाई को शायद दूसरे तरीके से कहना चाहते हों, या सच्चाई को सच में न कहना चाहते हों। लेकिन मेरी शिकायत जो है वो भारतीय समाज से है। समाज ना तो किसी बंधन में बंधा हुआ है, न कोई संविधान का उसके ऊपर रोक है। जब इस देश में प्रधानमंत्री को गाली दी जा सकती है, जब इस देश में पार्लियामेंट को गाली दी जा सकती है, जब इस देश में इस बात की स्वतंत्रता है कि लोग कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इसे कहा जाता है कि ये आदमी के विचारों की स्वतंत्रता है, तो मैं सिर्फ इतना ज़रूर चाहता हूँ देश भर के लोगों से कि भाई आप आतंक के बारे में क्या समझते हैं, किस तरह उसको आप देखते हैं। क्या आतंक जो है कोई फिनोमेना है, कोई सत्ता प्राप्ति का रास्ता है, या आतंक जो है कोई सरकारों को ब्लैकमेल करने का रास्ता है, या कुछ लोग भटक गए हैं, कुछ लोग बड़े मासूम हैं। ये तरह तरह के जो नैरेटिव हैं, इसने मुझे बड़ा परेशान किया। 12-13 साल पाकिस्तान को बड़े नज़दीक से देखने, 400-500 बार वहाँ जाने की वजह से मुझे वहाँ का भी थोड़ा बहुत ज्ञान है। हमारे देश में एक नैरेटिव चल रहा है कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। अब ये पहला देश का ऐसा आतंकवाद है कि 1984 में आप सब जानते हैं कि पंजाब में जो कुछ हुआ, तो लोगों को धर्म पता चल गया, कहा साहब ये तो सिख आतंकवाद है।
इस देश में 2 लोग पकड़े गए यकायक, मुझे नहीं पता वो सही पकड़े गए, गलत पकड़े गए, किस तरह पकड़े गए, लेकिन आज जो स्थिति है उन्हें कोर्ट ने अभी तक मुजरिम नहीं ठहराया है। 2 लोगों के पकड़ने से इस देश में लोगों को पता चल गया हिंदू आतंकवाद है। लेकिन इस आज़ाद भारत में एक विभाजन के बाद से लेकर के कोई 1000 से ज़्यादा हमले हिंदुस्तान के हर बड़े शहर में, चाहे साउथ का हो, नॉर्थ का हो, ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, जहां हमले न हुए हों, जहां आतंकवाद करने वाले ने चिल्ला चिल्ला के अपना धर्म न बताया हो, लेकिन ये खास किस्म का कोई आतंकवाद है जिसका धर्म नहीं है। मैं मानता हूं कि भारत में इस्लामिक आतंकवाद को पूरी ताकत के साथ पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में, इंस्टीट्यूशंस के अंदर, जुडिशरी में बढ़ावा दिया जा रहा है, और आतंकवाद जो इस्लामिक है उसका नाम लेने से भारतीय समाज को डराया जाता है, क्योंकि हमारी राज सत्ता न खिसक जाए, कहीं लोग हमको वोट देने से न कहीं मना न कर दें। लिहाजा हमें उस झूठ को घुमाए रखना है। सक्सेसिव गवर्नमेंट आती है, आप बीमारी को बीमारी के तरीके से इलाज नहीं करते। दुनिया जिसको ये बीमारी समझ में आ जाती है, 9/11 के बाद से अमेरिका में कोई घटना नहीं घटी। वो सच थी, गलत थी, उस पर विवाद हो सकता है, उनको जो लगा उन्होंने किया, दोबारा हमला करने की किसी ने सोची नहीं। लेकिन हमारे यहाँ हर हमले के बाद झूठ बोलने के लिए, क्योंकि भारत में एक बड़ा वर्ग है, कहीं वो नाराज ना हो जाए, उसकी नाराजगी के चलते हम हर बार कहते हैं पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान तो कर रहा है, करेगा, और वो बना ही इसी काम के लिए था। लेकिन आपने अपने देश में भारत के संविधान में इतने प्रोविजन करके, भारत के संविधान में जिस तरीके के अमेंडमेंट किए गए हैं, जिस तरीके के फ्रॉड किए गए हैं, जिस तरीके के संसद में फ्रॉड किए गए हैं, जिस तरीके के कानून बनाए हैं, जिस तरह के इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, वो भारत के संविधान उसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन आपने अपनी राजनीति को सीधा करने के लिए उन इंस्टीट्यूशन को भी आपने इस्तेमाल किया है। लिहाजा जिस आतंकवाद से ग्रस्त है, जिसके चलते आज रात में ऑपरेशन हुआ है, ये ऑपरेशन 1000 भी हो जाएं तो भी समस्या सॉल्व नहीं होने वाली है।